नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। आप सबको गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। भक्त अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की पूरी तैयारी में हैं। करीब साल भर बाद लोगों में त्यौहार मनाने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से लोगों ने अपने घरों में ही सादगी के साथ इस उत्सव को मनाया था। लेकिन अब की बार लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी का उत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस अवसर पर बाजारों में भी काफी रौनक दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में बस्तर क्षेत्र के विधायकों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में बघेल ने इन विधायकों से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और राहुल गांधी के प्रस्तावित बस्तर दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सहकारी बैंक शाखा भवन मानपुर और मुड़ीपार के विभिन्न निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। मिशन मिलेट के अंतर्गत IIMR एवं राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाले MOU कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री बघेल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में बनी विधायक दल की टीम बस्तर और धमतरी के दौरे से रायपुर लौट आई है। इस टीम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने कई विषयों पर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए PCC चीफ मोहन मरकाम मौजूद है। सर, आप लोगों ने बस्तर का दौरा किया, धमतरी का दौरा किया, किस तरीके का दौरा कार्यक्रम था आप लोगों का? छत्तीसगढ़ विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति की 3 दिवसीय बस्तर दौरा, धमतरी जिले का दौरा था। उसमें जो सरकारी उपक्रम है उनके कामकाज की समीक्षा होती है, उनका निरीक्षण करता है और जो सरकारी धन का, जो लोक धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, उन सब बातों को देखना रहता है और सरकार को रिपोर्ट देना होता है। उनके सरकारी उपक्रम समिति के सभापति आदरणीय वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में हमने दौरा किया था और नगरनार स्टील प्लांट, बचेली, किरंदुल NMDC के खदानों के प्रबंधन के साथ, अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा की। गंगरेल बांध भी गए थे और वहाँ किसानों के लिए पानी कितना है उसकी भी हमने अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा की है। तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि अभी जो 20% पानी है उसमें 2 सप्ताह तक हम किसानों को पानी दे सकते हैं, वहाँ के अधिकारियों ने बताया। तो हम किसानों के हित में, आम जनता के हित में दौरा का कार्यक्रम था, उसका लाभ बस्तर की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। सर, गोधन न्याय योजना के तहत 100 करोड़ की गोबर की खरीदी हो गई, कैसे देख रहे हैं इस योजनाओं का? गरीब तबके के लोगों के लिए, गौपालकों के लिए यह योजना कारगर सिद्ध हुई है। जो गरीब तबका है, कोई 3 लाख 4 लाख तक का गोबर बेचा है, इस योजना की गूंज दिल्ली में भी गूंज रही है कि गौपालकों को लाभ, सीधा सीधा लाभ देने वाली कोई सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। यह योजना से निश्चित ही गौपालकों को लाभ मिला है और 100 करोड़ से ज़्यादा जो सीधा सीधा उनको, गरीब तबके को लोगों को भुगतान हुआ है। तो कहीं ना कहीं लाभ योजना बहुत अच्छी योजना है। 28 तारीख को किसानों का धमतरी में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, किस तरीके से देख रही कांग्रेस इसको? ये देखिए, केंद्रीय कृषि कानून जो बने हैं, मोदी जी की सरकार ने जो काले कानून लाए हैं, उस काले कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलित हैं और हमें लगता है जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य प्रदेशों में जो आंदोलन हो रहे हैं, उसी आंदोलन के तहत मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन हो रहे हैं और कृषि कानून का विरोध होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इनका समर्थन करने जाएंगे कि नहीं आप? देखिए, हम तो लगातार जब से आंदोलित किसान हैं, कांग्रेस पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व कृषि कानून को विरोध में खड़ी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी सभी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हित में जो भी हमको करना पड़े वो हम AICC के निर्देश पर हम काम करेंगे। तो ये थे मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से किसानों का धमतरी में धरना प्रदर्शन होगा उसका पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर।
कुरुद में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कथित थूक वाले बयान के विरोध में विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान भेंट करने गए थे। इसी दौरान इनके बीच मारपीट भी हुई। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस घटनाक्रम को अनुचित बताया है। प्रदर्शन का ये तरीका उचित नहीं है। प्रदर्शन को करिए आप, कहीं भी यदि कोई प्रदर्शन किसी पार्टी को करना है तो वो सड़क में करता है, अपने कार्यालय में करता है। वो इस प्रकार की यदि परिपाटी छत्तीसगढ़ में बनी कि हम उनके कार्यालय में जाए, वो हमारे कार्यालय में आए और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले, तो ये उचित नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित विकास कार्यों को गति देने का आग्रह किया। दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जयकृष्ण रेड्डी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। मैं 2 दिन के प्रवास में कुछ पदाधिकारियों से मिलने का अवसर मिला, कुछ हमारे वरिष्ठ मंत्रियों से मिलने का हुआ। रेलवे मंत्री से रेलवे कॉरिडोर की चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और आश्वासन भी दिया कि उसकी रेगुलर समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के सारे प्रोजेक्ट के विषय को लेकर बात हुई। यादव जी से मुलाकात हुआ, बहुत सारे अन्य अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। माननीय शिव प्रकाश जी से, माननीय महामंत्री संगठन से भी मुलाकात करने का अवसर मिला। ये कोई बहुत स्पेसिफिक विषय पर नहीं, अभी संगठन की गतिशीलता बढ़ी है और उसको और आगे बढ़ाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन से लेकर कार्यक्रम की एक रूपरेखा भी बनी है, जिसमें 17 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक ये लगातार अभियान पूरे प्रदेश और देश भर में चलेगा। उस विषय को लेकर भी बात की। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। प्रदेश के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से उनके निवास में मुलाकात की। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराने और सरपंचों से जुड़ी अन्य समस्याओं से सिंहदेव को अवगत करवाया। साथ ही इनके निराकरण की भी मांग की है उन्होंने। बुक लॉन्च प्रसिद्ध रहस्य कथा लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास लिम्फोमैनियाक के नए संस्करण का अनावरण ऑनलाइन संपन्न हुआ। रायपुर के एक निजी होटल में अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि सुरेंद्र मोहन जी की कृतियों को पसंद करने वाले पाठक देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर आए हैं। आयोजक संस्था द्वारा इस तरह के कार्यक्रम हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में इस बार ये आयोजन रायपुर में किया गया। ये हम लोगों का जो ग्रुप यहाँ समूह यहाँ इकट्ठा है, हम इसका नाम देते हैं SMPN। आप कई टी-शर्ट्स में पीछे देख रहे होंगे। सुरेंद्र मोहन पाठक करके हमारे दिल अजीज़ लेखक हैं, हिंदी क्राइम फिक्शन के आज के वक्त के सबसे बेहतरीन लेखक हैं। ये उनके पसंदीदा लोगों का, उनके पाठक समूह का ग्रुप है। हम लोगों का और उनके ही समूह के कुछ लोगों ने, उनके ही कुछ फैंस ने मिलके एक पब्लिकेशन शुरू किया है, साहित्य विमर्श पब्लिकेशन। उस पब्लिकेशन से आज सर की किताब निम्फोमैनियाक, जिसका एक प्रिंट आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, ये उसी के लिए कार्यक्रम बुलाया गया। हर साल करीब साल में 2 बार सर के चाहने वाले जो हैं वो इकट्ठा होकर किसी शहर में जाके एक गेट टुगेदर रखते हैं, जिसमें हम सर की लिखी किताबों पे चर्चा करते हैं और मिलना मिलाना होता है। और पिछले साल कोरोना की वजह से हम लोग नहीं मिल पाए थे, तो इस बार इस जगह पे रायपुर में और आगे चित्रकूट का प्लान है, जहां हम चित्रकूट में जाएंगे और वो वहां के और प्राकृतिक नज़ारों के बीच में यात्रा करेंगे। साक्षरता मिशन में प्रेरक के पद पर काम कर रहे गरियाबंद के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। इन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने फिल्म नीति की घोषणा कर दी है। इस फैसले का संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष
दिलीप षडंगी ने स्वागत किया है। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में दिलीप षडंगी ने बताया कि सरकार कला और संस्कृति के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, सुखी संसार हमारा है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी जी है। षडंगी जी, छत्तीसगढ़ में संस्कृति को संवारने के लिए, सहेजने के लिए किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, संस्कृति, कला और संस्कृति को संवारने के लिए जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी सामने आया है 2021 फिल्म नीति, जिसमें सारे कलाकार, चाहे वो छोटे से छोटे कलाकार, बड़े से बड़े कलाकार, चाहे टेक्नीशियन हो, स्पॉट बॉयज़ हो, माइक मैन हो, लाइट मैन हो, इन सब के हित में ये काम हुआ है जो फिल्म नीति तैयार हुई है। और इस फिल्म नीति के लागू होने से स्पष्ट है कलाकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और जो उनका शोषण हो रहा है उस शोषण से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे अभी नीति में ये भी जो उसके प्रमुख बातें आपको बता रहा हूँ, जो उस नीति में लिखी हुई हैं, उसके जो प्रमुख बातें, एक तो जो कोई हिंदी फिल्म बनाएगा, छत्तीसगढ़ में आके हिंदी फिल्म बनाएगा, तो हिंदी फिल्म में अगर वो 5 छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेता है तो उसे सब्सिडी के अलावा 25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ के कलाकारों को प्रमोट करने का काम हुआ। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नेशनल स्कूल ऑफ कलकत्ता या पुणे या और भी जहाँ जो हमारे उस नॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई सिलेक्ट होता है कोई छात्र हमारे छत्तीसगढ़ से, तो उसको छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़े जितने भी लोग हैं हमारे, वो कर्मकार मंडल, श्रम कर्मकार मंडल के प्रावधान के अंतर्गत आएंगे, जिससे उनका मेडिकल कवर होगा, इंश्योरेंस होगा, पेंशन होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो, और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलने वाला है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रोज़गार भी मिलेगा और पढ़ने का फ़ायदा का अवसर भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इस नीति में डिक्लेयर हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन आया है और यह अवसर का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी के द्वारा लेंगे, ऐसा लग रहा है। सर, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कोरोना काल में हम लोग को देखने को मिलता है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। किस तरीके से उनको, उनके जो जीवन है उनको बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अभी क्या काम किया जा रहा है? देखिए, एक तो यही काम सब, अब पहली बात तो ये है कि 2.5 साल की सरकार, 2 साल 8 महीने हुए सरकार को, और आपको भी जानकारी है 2 साल तो कोरोना में बीता, तो आप यही मान सकते हैं 4 8 32 हफ्ते की सरकार थी। 32 हफ्ते हमको काम करने का मौका मिला है और इस 32 हफ्ते में भी हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और ये तीसरा जो बहुत बहुप्रतीक्षित था छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए, जो फिल्म विकास निगम का निर्माण होना था, सांस्कृतिक परिषद का गठन होना था, बहुत सारी जो बातें बहुत दिनों से केवल बातों में रह रही थी, आज 20 साल से वो फलीभूत दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का जो समय लाता है कलाकार लोग लाते हैं, और कलाकार को अगर हम मजबूत बना रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा। और मैं पुनः इस बात के लिए हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी को और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं दिलीप षडंगी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो कलाकार है उनको आर्थिक स्थिति के साथ साथ तमाम चीज़ों में मदद की जाएगी और एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। हाथियों का दल जिले के नरहपुर इलाके में पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हाथियों का ये दल जिस क्षेत्र में पहुंचता है उस क्षेत्र की फसल को बर्बाद कर देता है। हाथियों का ये दल पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। किसानों ने शासन से अपील की है कि उन्हें बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जाए।
अब आगे कहीं जंगल में होई, अब जब हमारे फॉरेस्ट विभाग जाके बताबो तो समझ में आ जाई कि कहाँ है कैसे है। सर्वे करके देखी, घूम के देखी तो पता चली कहाँ है कैसे है। बहुत दूर निकल गई, लेकिन दवेना जंगल पार्क गांव में आके तबाही मचा दी है। रात के लगभग 12 बजे रात की होई ऐसे लागत है हमला। और हमन अभी सुबह यहाँ आए हैं खेत में, तब देखा था कि लगभग 1 एकड़ की ज़मीन दूर दूर तक चपाचट कर डाले हैं। और बहुत सारे हो ही मोड़ लग थे, बहुत सारे जो जानवर एक को दिल गुजरी हुई और रास्ता में जो मिली वो चपाचट करते हुए निकल गई। धमतरी जिले के कुरुद में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां चरम पर हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इस घटना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी कार्यालय में घुसकर इस तरह अराजक व्यवहार करना उचित नहीं है। किसी के कार्यालय में घुस करके जा करके ज्यादती करना ये उचित नहीं है। और इस प्रकार के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या स्ट्रेटजी के तहत जो कर रहे हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में नई परंपरा की शुरुआत कर रही हैं। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, उसके लिए आप सड़कों में करेंगे, लेकिन किसी के आप विधायक के कार्यालय में चले जाओगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चले जाओगे और जा कर के करोगे तो ये नई परंपरा की शुरुआत कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ के माहौल बिगड़ेंगे और जो छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहा जाता है, वास्तविक में इस प्रकार से कृत्य के निंदा करते हैं। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष के बाद। जब भी देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो पिछले 3 दशक से हम देखते हैं कि उसके साथ माओवाद का नाम आता है, नक्सल का नाम आता है। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे कब छत्तीसगढ़ में पहुंच गया। जब पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ का बस्तर खास करके नक्सलाइटों का एक गढ़ होता था, चूँकि आंध्रा उससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली लगा है, उड़ीसा का एक क्षेत्र लगा है, तो जो सराउंडिंग राज्य हैं वहाँ के नक्सलाइट बस्तर के सघन वनों में आते थे। और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी पैठ बनाई कि अब वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले कुछ सालों में जो नक्सलाइटों के नाम पर जो कुछ घटनाएं हुई और पुलिस ने एनकाउंटर किया, निश्चित रूप से पुलिस जब भी नक्सलाइट कहीं होने की जानकारी मिलती है तो पुलिस उन पर अटैक करती है, वो पुलिस पे अटैक करते हैं। हमने पिछले सालों में देखा कि बड़ी बड़ी घटनाओं में बहुत सारे न केवल पुलिस के लोग मारे गए बल्कि हमारे राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के झीरम घाटी में बहुत सारे नेता मारे गए। पर जब ये बड़ी वारदात होती है तो उसके बाद कई बार ये अनुगूंज भी होती है कि मासूम लोगों को भी नक्सलाइट के नाम पर मार दिया जाता है। और जब वहाँ के लोग इस पर हल्ला मचाते हैं तो सरकार के पास एक तरीका होता है कि उसकी न्यायिक जांच की बात होती है। और न्यायिक जांच तो ऐसे 5 आयोग छत्तीसगढ़ में पिछले 8-10 साल में बने, जिनको नक्सलाइट घटना में जो मारे गए थे और जो कथित एनकाउंटर की बात थी उनकी जांच के लिए बनाए गए। अभी हाल ही में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें वीके अग्रवाल जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में जो आयोग बना था, बस्तर के बीजापुर जिले के एडसमेटा में जो 8 लोग मासूम लोग मारे गए थे, उसके लिए जो न्यायिक जांच आयोग वीके अग्रवाल जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बना था, उनने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और वो रिपोर्ट कैबिनेट के सामने आई। उस रिपोर्ट में से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि डर के मारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी हो। घटना को 3 बार गलती से बताया गया है। जस्टिस अग्रवाल ने
रिपोर्ट में ये कहा है कि आदिवासियों पर 44 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 18 गोलियां जो हैं सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के केवल एक कांस्टेबल ने चलाई। इस मुठभेड़ में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 नाबालिग बच्चे थे। चूँकि न्यायिक जांच रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी गई है और इस मारे गए लोगों में कोई भी माओवादी नहीं था, ये सभी निहत्थे आदिवासी थे। राजेश जोशी की एक कविता है कि जो निरपराध होंगे, निहत्थे होंगे, मारे जाएंगे। इस समय सबसे बड़ा अपराध है निरपराध होना, जो निरपराध होंगे मारे जाएंगे। 17-18 मई 2013 की जो ये घटना है, जिसमें मासूम आदिवासी मारे गए, जिसमें नाबालिग बच्चे मारे गए। कहा जाता है कि इसमें से 25 से 30 लोग बीज पंडम त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे अचानक से सुरक्षा बल की टुकड़ी आ गई और दोनों तरफ से जो कुछ बातचीत हुई, उन्होंने कहा जवाबी कार्रवाई में हमने मारा। दरअसल दिक्कत ये है कि एक तरफ नक्सलाइट हैं, दूसरी तरफ आदिवासी लोग हैं जो बीच में, और एक तरफ पुलिस है। ये तीन के चक्कर में कभी पुलिस के साथ अगर आदिवासी खड़ा है तो वो नक्सलाइट का शिकार हो जाता है, कभी नक्सलाइट के साथ मजबूरी में आदिवासी खड़ा है तो पुलिस का शिकार हो जाता है। अंततः जो मरण है, जिसको बोलते हैं हम पूरे हमारे डेमोक्रेसी में, कि एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी है, कहीं पर भी चाहे सांप्रदायिक दंगे हों, उसमें कोई संपन्न व्यक्ति नहीं मरता उसमें गरीब आदमी है। इसी तरह अगर हम नक्सलाइट घटनाओं को देखें तो जितने लोग अभी इन घटनाओं में मारे गए हैं, अगर जो पुलिस के लोग भी मारे गए, वो बेचारे नौकरी के लिए आए थे और सुरक्षा के नाम पर थे वहाँ, वो धोखे से मारे गए, उन्हें नक्सलाइट ने मारा। और जो आदिवासी मरे हैं, अगर उन्हें पुलिस ने मारा है तो उन्हें नक्सलाइट समझ के मारा है। जो लोग नक्सलाइट के नाम पर आदिवासी क्षेत्र में अपना हित साध रहे हैं, या जो सुरक्षा के नाम पर हित साध रहे हैं, और आदिवासी क्षेत्रों में जो बड़ा बड़ा पैसा आता, बड़ी बड़ी राशि आती है, उस राशि से जो सेठ साहूकार बन रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, और ये होता है कि सुरक्षा के नाम पर ये पैसा आ रहा है, कहीं पर निर्माण के नाम पे आ रहा है, वहाँ देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एजेंसी के लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, मॉनिटरिंग वहाँ होती नहीं है। तो चाहे नक्सलाइट माओवादी हों, वो भी लेवी वसूलते हैं, जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस बल है, वो भी वहाँ अत्याचार करती है। अंततः इसमें मरण जो होता है वो गरीब आदिवासी का होता है। प्रकृति ने उसको ऐसे ही मार रखा है। वो ग्रामीण अंचल में वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और पिछले कई सालों से जो बस्तर खास करके, वैसे तो छत्तीसगढ़ के 18 जिले नक्सल से प्रभावित हैं, पर सर्वाधिक अगर प्रभावित कोई है तो वो बस्तर का पूरा इलाका है। बस्तर को प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग जिलों में, 7 अलग अलग जिलों में बांट दिया गया है। इसके बावजूद बस्तर में नक्सलाइट समस्या प्रमुख है, और जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से ये बात आती है कि नक्सलाइट के नाम पे चाहे सरेंडर करने की बात हो, चाहे उसके साथ मुठभेड़ की बात हो, तो कई बार ये बात उठती है कि ये असली है नकली है। कहीं ना कहीं ये पुलिस के प्रमोशन से भी जुड़ा है, सुरक्षा बलों के गुस्से से भी जुड़ा है, क्योंकि वो उनके बीच में जंगलों में रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के रहते हैं। कई बार तो आपस में सुरक्षा बल भी लड़ गए, इस तरह की घटनाएं भी देखने में आई हैं। बहरहाल 6 महीने के लिए जो आयोग बनते हैं वो 10-10 बार उनको फिर से रिन्यू किया जाता है ताकि वो अपनी रिपोर्ट दें। अभी 3 आयोग, जिसमें चाहे प्रशांत मिश्रा जस्टिस उनकी अध्यक्षता वाला आयोग रहा हो, टीपी शर्मा साहब का आयोग रहा हो, या वीके अग्रवाल साहब का, ये जितने आयोग बने हैं, जब ये रिपोर्ट देते हैं तो इन रिपोर्टों पर यदि कार्रवाई हो आयोग की, और वो समय सीमा में हो। अब 2013 की घटना को अगर हम 2021 में कैबिनेट को मिल रही है, तो इस बीच में टेक्नोलॉजी बदल गई है, कितनी तो मुठभेड़ें हो गई हैं, कितने पुलिस के अफसर बदल गए हैं, नक्सलाइट, इस बीच में बहुत सारे नक्सलाइट नेता पकड़े गए हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या 6 महीने की रिपोर्ट 6 महीने में आ जाना चाहिए, चाहे जैसे आए, या अगर रिपोर्ट लेट हो रही तो, अभी तो कोरोना काल था तो 2 साल से ये भी कहा जा सकता है कि ये कोरोना काल के समय हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब ये फायरिंग की जब रिपोर्ट आती है इस तरह की, कि गलत धारणा और डर की प्रतिक्रिया की वजह से ऐसा हुआ। सुरक्षा, जबकि जस्टिस ये कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त उपकरण होते हैं, खुफिया जानकारी होती है, वो चाहें तो घटना को टाल सकते थे, चाहते तो गोली नहीं चलती। पर दूसरी तरफ से यदि हम पुलिस बल की तरफ से बात करें तो उनको लगता है कि यहाँ पता नहीं कदम कदम पे कहाँ पे लैंड माइन लगी है, कहाँ पर हमको कोई उड़ा दे, तो एक भय का वातावरण है, एक असुरक्षा का वातावरण है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इसको सामाजिक आर्थिक समस्या कहते थे,
उनका मानना था कि ये गोलीबारी से, हथियारों से नहीं निपटा जा सकता, ये सामाजिक आर्थिक समस्या है। लगातार छत्तीसगढ़ की जो भी सरकार रही हो वो इस समस्या से जूझ रही है। जब मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश की सरकार जूझ रही थी, आसपास की सरकारें भी, चाहे आंध्रा की सरकार हो, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे उड़ीसा की सरकार हो और मध्य प्रदेश की सरकार, ये सरकारें लगातार इस माओवाद के जो आतंक है उससे जूझ रही है और सबसे ज़्यादा जूझ वो रहा है जो इनके बीच रहता है। सवाल ये है कि ये देश की एक ऐसी समस्या है जिस पर सबको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, एक साथ पहल करने की ज़रूरत है, वरना न्यायिक आयोग बनेंगे, 8-8, 9-9 साल में उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट की प्रासंगिकता क्या होगी, किस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो लोग थे वो कहाँ चले गए, कितने प्रमोशन हो गए, कितने आदिवासी परिवार उजड़ गए, कितने नाबालिग मर गए, तो ये कौन तय करेगा कि कौन निरपराध था और कौन अपराधी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने परिजन के साथ सारागांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके गांव में रहने वाले युवकों ने उसके साथ छेड़खानी की थी और वीडियो बनाकर वायरल कर देने की धमकी देकर मारपीट भी की। सारागांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। दिनांक 25/8/2021 को रेणु सूर्यवंशी पुनः पीड़िता के घर पर जाकर उसे धनराज सूर्यवंशी से मिलने हेतु उसे जबरन लाने का प्रयास करने लगी, जिस पर पीड़िता के द्वारा मना किया गया। इस पर वो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी और पीड़िता के साथ उसके द्वारा मारपीट भी की गई। इस पर सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 294, 506, 323, 354, 363, 366 और 34 आईपीसी व पॉक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में तीनों ही आरोपी धनराज सूर्यवंशी, अभिषेक सूर्यवंशी और महिला रेणु सूर्यवंशी, तीनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार प्रदेश में सियासत गर्म होता नजर आ रहा है। बीजेपी अलग अलग तरीके से जिला और ब्लॉक स्तर पर धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। धर्मांतरण पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से खास बातचीत की। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी अब सरकार को घेरने जा रही है। सर कल आप लोग शांति मार्च निकालने वाले हैं, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखो, इसको सरकार को घेरने से जोड़ना उचित नहीं है। जिस प्रकार से सरकार के आने के बाद में हिंदुत्व को कुचलने का काम, उनके धर्म को खंडित करने का काम, और आज सबसे बड़ी खतरा है तो हिंदू के ऊपर है। इसको लेकर के कल 3 बजे वहाँ से शांति मार्च गांधी आज़ाद चौक से निकालेंगे और महामहिम को इसमें ज्ञापन देंगे कि प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने अराजकता की स्थिति निर्मित कर रही है, धर्मांतरण को लेकर के जिस प्रकार से बोलबाला है और जो पनप रही है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है, उस पर रोक लगनी चाहिए। सर, आने वाले दिन में क्या बीजेपी कुछ कमेटी बनाएगी क्या? कितना जो है धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किया गया है? देखिए, इस बात की चर्चा कार्यकर्ताओं से किए हैं। आगे कमेटी बना भी सकती है कि इसको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि किस किस क्षेत्र में, किस किस गाँव में क्या क्या हो रहा है। उस दृष्टिकोण से उसको अपन देखेंगे और बारीकी के साथ में उसका अध्ययन करके मामले भी निकालेंगे। सर, जिस तरीके से कल कुरूद में देखने को मिला अजय चंद्राकर जी के साथ जो हुआ, कैसे देखती है बीजेपी? ये छत्तीसगढ़ की कभी संस्कृति नहीं रही है कि किसी के कार्यालय में जाओ और जा करके उससे मुठभेड़ करो, जा करके वहाँ पर हुज्जतबाजी करो। निंदनीय कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य छत्तीसगढ़ में नहीं रही है, लेकिन जो बोएगा वो काटेगा। यदि इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति निर्मित होगी। तो निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है नीति पक्ष का कि जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता की स्थिति है वो चिंताजनक है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।